नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं चुनाव अड्डा। लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस पार्टी का ट्रम्प कार्ड अब मैदान में है। पिछले 4 चुनावों से पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक इंतजार कर रहे थे, नारे लगा रहे थे और राह देख रहे थे, मगर हर बार बात बनते बनते शायद रह जाती थी। लेकिन इस बार आखिरकार प्रियंका गांधी खुलकर चुनाव अभियान में उतर गई हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए देश के सबसे मुश्किल मैदान उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में प्रियंका ने कमान संभाली और अब वो सड़क पर उतर आई हैं। लखनऊ में रोड शो और प्रयागराज से वाराणसी तक गंगा यात्रा के बाद अमेठी रायबरेली होते हुए अब वो अयोध्या भी पहुंच गईं। रैली और रोड शो के साथ साथ प्रियंका गांधी कार्यकर्ताओं की नब्ज भी टटोल रही हैं। वाराणसी से चुनाव लड़ने की अटकलों पर प्रियंका ने कहा कि पार्टी जहां से चाहेगी वो वहां से चुनाव लड़ने को तैयार हैं। बीजेपी के गढ़ में प्रियंका कितनी सेंध लगा पाएंगी ये तो समय बताएगा, लेकिन धीरे धीरे मोदी सरकार पर उनके हमले बढ़ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या इस चुनाव में प्रियंका फैक्टर काम करेगा? ये सरकार भाजपा की सरकार एक जनता विरोधी सरकार है, एक किसान विरोधी सरकार है, नौजवानों के विरोधी सरकार है। क्योंकि ये सिर्फ काम से छूटना नहीं चाहती, काम करना नहीं चाहती। सर 12 मिलना ना ये आपकी आवाज नहीं सुनना चाहती। आप बताइए, रोजगार मिले आपको? जोर से बोलिए। आपके खातों में 15 लाख रुपए डाले गए, यहाँ पे विकास किया गया। मैंने पूछा प्रधानमंत्री जी गांव गए हैं, वाराणसी में गांव घूमते हैं? तो जवाब आया कि नहीं जा सकते। जवाब आया कि 5 सालों में अपने ही क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी को समय नहीं मिला कि वो एक गांव में जाए, एक परिवार से गले लगाए, एक परिवार से उनका हाल पूछे। कांग्रेस महासचिव बनने के बाद प्रियंका गांधी से जो उम्मीद की जा रही थी वो अब पूरी होती दिख रही है। यूपी में अवध के दौरे पर प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोल दिया है। उनके निशाने पर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अपने भाषण में प्रियंका ने मोदी सरकार की नाकामियां गिनाने के साथ साथ कांग्रेस के वादों को लेकर सरकार को घेरा। 317,000 करोड़ रुपए थे उद्योगपतियों के ऋण माफ करने के लिए, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार कहती है कि किसानों के ऋण माफ करेंगे तो कहते हैं कि पैसे नहीं है। और जब कांग्रेस कहती है कि हम एक घोषणा किए कि सरकार बनेगी तो हम 72,000 रुपए हर गरीब परिवार को देंगे, तो ये कहते हैं कि पैसे नहीं है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुनाव प्रचार में खुलकर विपक्ष की आलोचना कर रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रवाद को अपना चुनावी हथियार बना लिया है। एयर स्ट्राइक के मुद्दे पर वो बार बार विपक्ष पर तीखे हमले कर रहे हैं। जब हमारे विरोधी सेना को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जब हमारे विरोधी वैज्ञानिकों के सिद्धियों को स्वीकार करने से मना कर रहे हैं, तब जनता जनार्दन तालियों की आवाज से उनका मुंह बंद करे। जब आप पोलिंग बूथ जाएंगे तो एक स्पष्ट मन बनाकर जाइएगा। आपको यह तय करना है कि आतंक के ठिकानों में घुसकर मारने वाली सरकार चाहिए या फिर घबराकर नीची मुंडी करके बैठ जाने वाली सरकार चाहिए। पहले राहुल और अब प्रियंका गांधी, भाई बहन की जोड़ी अपने चुनावी दौरों में मंदिरों के चक्कर भी काट रहे हैं। बीजेपी को ये भी नागवार गुजर रहा है। तो आज तक हिंदुओं को आतंकवादी मान रहे थे, अब धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा दिखलाने में लगे हैं। सवाल ये है कि क्या प्रियंका सॉफ्ट हिंदुत्व से कांग्रेस को संजीवनी दे पाएंगी? प्रियंका यूपी में जिस तरह कार्यकर्ताओं से मिलकर हालात का जायजा ले रही हैं, क्या उससे कांग्रेस को बड़े बदलाव की उम्मीद करनी चाहिए? यूपी में प्रियंका की आंधी चलेगी या फिर मोदी, शाह और योगी की तिकड़ी के आगे कांग्रेस घुटने टेक देगी? और क्या ये चुनाव प्रियंका का भविष्य करने वाला चुनाव होगा?
जाहिर है आपसे भी जो सवाल हम पूछते हैं वो आज यही होगा कि क्या इस चुनाव में प्रियंका फैक्टर बीजेपी को परेशान करेगा। आप हमारे ट्विटर हैंडल @CNBC_आवाज पर जाएं, अपनी राय दर्ज कराएं और कार्यक्रम खत्म होने से पहले हम दिखाएंगे कि क्या है आपकी राय। आज के मेहमान हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता चरण सिंह सापरा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमीक जामई और वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता हमारे साथ हैं। CSDS के प्रोफेसर अभय दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भारी भरकम विशेषज्ञ, घोर विशेषज्ञ कहूँ, राघवेंद्र दुबे हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं वो भी। और आप सबको मैं याद दिला दूं कि शुरुआती टिप्पणी के लिए हमने 1.5 मिनट का एक समय तय किया हुआ है। अपनी पहली टिप्पणी इसी 90 सेकंड की समय सीमा के भीतर पूरी करेंगे तो बातचीत तरीके से आगे बढ़ेगी और एक दूसरे के बात करते हुए बीच में टोके नहीं, वो टोकेंगे तो ऐसे में ऑडियो बंद करना पड़ेगा और उसके लिए मैं एडवांस में माफ़ी मांग लेना चाहता हूँ। मैं शुरुआत विशेषज्ञों से करूँगा। आलोक मेहता जी, आपसे शुरू करना चाहता हूँ। क्या लग रहा है, क्या प्रियंका चुनाव लड़ेंगी? जो बातें कर रही हैं उससे ऐसा लगता है कि वो चुनाव लड़ेंगी, और अगर वो लड़ें या न लड़ें, क्या प्रियंका फैक्टर भारतीय जनता पार्टी को परेशान करेगा? जोशी जी, देखिए, मैं तो मानता हूं कि प्रियंका जी का शुरू से ही वो बहुत पहले आ सकती थी इसके लिए। 4 वर्ष पहले भी, बल्कि कहना चाहिए 5 वर्ष पहले, उस चुनाव से पहले भी आ जाती तो शायद और भी चुनाव में फ़र्क पड़ता। इसमें कोई शक ही नहीं है। उनकी छवि, उनका पुराना काम है। 98-99 से शायद हो सकता है उस समय भी आप रहे हों उत्तर प्रदेश में, तो आपने देखा होगा उनको लोग कई बार इंदिरा गांधी की छवि जैसा समझते थे, गांव के लोग। उसका फ़ायदा तो है, लेकिन एक तो देर से आई है। राहुल जी ने जिस तरह से बीच में परफॉर्मेंस किया, उससे भी लोगों में उससे कोई खास उसका इम्पेक्ट नहीं हुआ, वो एक नेगेटिव पॉइंट गया है। तो कांग्रेस ने बहुत देरी से उनको सामने लाया, एक तो मैं मानता हूँ उनकी छवि से एक लोकप्रियता। लेकिन राहुल गांधी खुद कह चुके, इसलिए आप और हम बहस करें इससे भी ज़्यादा उनका बाइट आदि देख लेंगे। उन्होंने कहा कि हम 2022 के विधानसभा के लिए हमने प्रियंका जी को, कल भी एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, एक अपने ही हिंदी के अखबार में उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश के चुनाव में हम सरकार लाना चाहते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। 5 साल की तैयारी करके अगले चुनाव के 2022, 2024, इसके बाद के जो चुनाव के लिए, उस दृष्टि से कांग्रेस की स्ट्रेटेजी यदि सही है। हाँ, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में मुझे लगता है कि उससे कोई बहुत बड़ा परिणाम में असर नहीं हो सकता है। हो सकता है कुछ परसेंटेज वोट बढ़े, कुछ सीटें जहाँ पर स्थानीय लोगों ने कुछ काम किया हो, खास करके जो सांसद हारे भी हैं लेकिन कभी उन्होंने अपने इलाके में मुंह दिखाया हो। देखिए, मोदी जी नहीं गए तो फूलपुर के बारे में रिकॉर्ड निकालिएगा, नेहरू जी भी बहुत कम जाते थे। प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है, वो जाए ना जाए, सवाल ये है कि कैसे वोट मिले और समर्थन मिले और काम हो। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रियंका ने जो सवाल उठाया उस सवाल को हम किनारे रख दें और प्रियंका के बारे में बात करें। अभय दुबे जी, क्या जो सॉफ्ट हिंदुत्व चल रहा है, वो राहुल गांधी हों, अब प्रियंका गांधी हों, इससे कांग्रेस को संजीवनी दे पाएंगी प्रियंका गांधी या कांग्रेस के जो बाकी नेता? देखिए, सॉफ्ट हिंदुत्व तो देश की हर पार्टी अपना रही है, वो तो अब लिविंग प्लेइंग फील्ड बन गया है और भारतीय जनता पार्टी की उस पर हिंदुत्व के ऊपर कोई अकेली ठेकेदारी नहीं रह गई है। और भाजपा इस दृष्टि से थोड़ी परेशान भी रहती है कि सभी लोग उसी तरह की राजनीति खेल रहे हैं, तो हमें उसका विशेष फायदा जो पहले 90 के दशक में मिलता था वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलने वाला है। जहाँ तक प्रियंका गांधी की राजनीति में सक्रियता का सवाल है, वो नरेंद्र मोदी को क्या नुकसान पहुंचाएंगी ये तो हम लोग बाद में देखें। पहले तो मुझे साफ दिखाई पड़ रहा है कि वो गठबंधन को नुकसान पहुंचाने जा रही हैं। कांग्रेस जिस तरह से अपने उम्मीदवार उतार रही है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वहां पर हर जगह कांग्रेस ने इस तरह के उम्मीदवार उतारे हैं कि उसको वो वोट ज्यादा मिलेंगे जो वोट दरअसल भाजपा विरोधी गठबंधन के उम्मीदवारों को मिलने चाहिए थे। तो मुझे तो लगता है कि पहले मुझे उम्मीद ये थी कि प्रियंका गांधी को जब पूर्वी उत्तर प्रदेश का इंचार्ज बनाया है, तब वो अपनी कांग्रेस आला कमान से, अपनी कांग्रेस आला कमान की सदस्य होने के नाते वो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से कुछ इस तरह का रब्त जब्त बढ़ाएंगी जिससे ये लगे कि ये तीनों सब एक दूसरे से मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और उनके बीच में एक तरह का कभी खुला और कभी छिपा हुआ गठजोड़ होगा। लेकिन मेरी ये राय गलत साबित हुई। अब तो साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि प्रियंका गांधी दरअसल गठबंधन को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी राजनीतिक सक्रियता को काम में लगा रही हैं। जहां तक 2022 का सवाल है, 2022 तो कब आएगा पता नहीं। अगर 2019 में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई और नरेंद्र मोदी को पहले की तरह ही सीटें प्राप्त हो गई, तो
तो कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए और गांधी परिवार के लिए 2022 में कभी नहीं आएगा। ये एक गंभीर सवाल है। इस सवाल पे हम आगे चर्चा करेंगे कि आज 2022 की तैयारी कहीं बहुत महंगी ना पड़ जाए। राघवेंद्र दुबे हमारे साथ हैं और बहुत मुश्किल से टेलीविज़न पर आते हैं, इसलिए बहुत से लोग उनको जानते नहीं हैं। यहाँ बता देना ज़रूरी है कि वैसे भारत के बहुत से हिस्सों में काम किया है आपने, लेकिन ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और उस इलाके के तो घनघोर विशेषज्ञ हैं। राघवेंद्र जी, पूर्वी उत्तर प्रदेश एक बहुत विकट ज़मीन है कांग्रेस के लिए इस वक्त। ऐसे में पूर्वी उत्तर प्रदेश का ठेका दिया गया प्रियंका गांधी को, वहाँ वो घूम रही हैं। जैसा अभी अभय दुबे जी ने कहा कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले गठबंधन को ज़्यादा नुकसान पहुंचाने जा रही है। तो क्या कांग्रेस का गेम प्लान अपनी ज़मीन मजबूत करना, अपनी ज़मीन वापस हासिल करना है, भले ही 2019 में कुछ ना हो, 2022 में हो, 2024 में हो, और लेकिन क्या ये इतना लॉन्ग टर्म प्लान शॉर्ट टर्म में बहुत बड़ा नुकसान साबित नहीं हो जाएगा? जी आलोक जी, इतना सही है कि प्रियंका जी जो कुछ भी कह रही हैं, कैंपेन के दौरान जो कुछ बातें कर रही हैं, उससे तो यही लगता है कि लॉन्ग टर्म और सोशल करेक्शन की पॉलिटिक्स की बात वो कर रही हैं। यानी उनकी बातों से जो ध्वनित होता है उसमें यह है कि राजनीति के कुछ परंपरागत जो चले आ रहे हैं अब तक, उसके ग्रामर बदलने की बात है, प्रेम और सहिष्णुता की बात है, एक सौहार्दपूर्ण समाज बनाने की बात है। तो ये सच है कि उनकी बातें जो हैं, समाज परिवर्तन की बात, ये सब बातें, ये तो लगता है कि वो लॉन्ग टर्म या दूरदृष्टि लेकर चल रही हैं। तो और 2022 में निशाने पर है। लेकिन प्रियंका सेनानी को हम एक दूसरे ढंग से समझें। प्रियंका को उतारा भी गया। प्रियंका के बारे में एक चीज समझिए कि लोक में प्रियंका उस तरह उतरी हैं जैसे वो इंदिरा जी की रिवाइव होती स्मृति के रूप में उतारी गई हैं। और ये सही है कि लोगों ने उनमें उनके मन से चढ़ने से लेकर के लोगों से कनेक्ट करने, सवाल करने और बहुत सारी बातचीत और वार्तालाप के उनके तौर तरीकों में लोगों ने इंदिरा जी को देखा है। हेलो जी जी, तो आप कह रहे हैं कि उसमें इंदिरा जी को देखा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो सेनानी में है, प्रियंका सेनानी, ये या मेटाफर जो भी कहिए, ये कुछ इस तरह है कि ये एक लोक कथा का या एक लीजेंड का नया रूपांतरण है और नई पनाह है प्रियंका की पर्सनैलिटी में। जहां तक रहा प्रियंका का असर पड़ेगा अभय दुबे जी की इस बात से कि वो डैमेज करेंगी महागठबंधन को, बारीकी से अगर आप देखें, तह में जाके देखें, तो प्रियंका के कैंपेन का लक्ष्य एक खास वोट बैंक है और मुझे लगता है कि उस खास वोट बैंक के स्ट्रेंथन के लिए ही वो प्रयासरत हैं और एक दूरदृष्टि लेकर चल रही हैं। लिहाजा मुझे नहीं लगता है कि प्रियंका जी, तो आपके पास में अभी लौट के आऊंगा राघवेंद्र जी, तब मैं इस बात को समझेंगे हम लोग कि क्या वो किस वोट बैंक की आप बात कर रहे हैं जिस खास वोट बैंक को वो टारगेट कर रही हैं, और क्या राजनीति इतनी आसान है कि आप एक किसी खास वोट बैंक को टारगेट करें और बाकी दूसरी तरफ कोई नुकसान ना हो, जिसे कोलेटरल डैमेज कहते हैं। एक और आग्रह आज मैं अपने विशेषज्ञ मेहमानों से करूंगा, क्योंकि बहुत सारे दर्शकों की ये मांग आ रही है, ट्विटर पर आती है, सोशल मीडिया पे लोग पूछ रहे हैं कि जो आपके विशेषज्ञ आते हैं, जिनको आप वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं, इनकी राजनीतिक लीनिंग क्या है, ये भी उनसे पूछा करिए। इसका भी एक डिस्क्लेमर होना चाहिए। मैं आज सिर्फ आग्रह कर रहा हूं, अगर इच्छा हो तो जब अगली बार जवाब दे रहे हो उस वक्त इसका एक छोटा सा खुलासा कर देंगे तो अच्छा रहेगा। उससे दर्शकों के लिए समझना आसान होता है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम पत्रकार हैं, निष्पक्ष हैं पत्रकार के तौर पे अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते समय, लेकिन हमारे सबके, हम एक सामाजिक प्राणी हैं और हमारे अपने अपने राजनीतिक विचार भी होते हैं। हो सकता है कि वो पार्टी के साथ हों, हो सकता है वो पार्टी के साथ ना हो। एक विचारधारा है जो पार्टी निरपेक्ष भी हो सकती है। अगर आप लोग आज कर देंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो आगे अगली बार जब आएंगे तब आग्रह करूँगा, कोशिश करूँगा कि आगे से मैं इस तरह से आप लोगों से भी थोड़ा सा एक डिस्क्लेमर ले लिया करूँ। अब मैं
गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी के पास चलता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। गोपाल जी, क्या प्रियंका फैक्टर भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर रहा है, नहीं कर रहा है? आप लोग उनको गिनते हैं कहीं इस लड़ाई में या बिल्कुल नहीं गिनते हैं? आलोक जी, आपका प्रश्न बहुत सही है। मैं 3 बातें कहना चाहूँगा। पहली बात यह है, आपका प्रश्न सीधा मैं उत्तर देता हूँ कि अगर प्रियंका फैक्टर जो है वो परेशान अगर किसी को कर रहा होगा तो वह कांग्रेस को अपने आप उसकी इंटरनल डायनेमिक्स और पॉलिटिक्स को ही कहीं ना कहीं छेड़ रहा है। और वहीं पे आप देखिए, पीछे मैं एग्जाम्पल भी बता सकता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं वह एक फैक्टर है। हमारे लिए कांग्रेस एक ही है और कांग्रेस, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या कोई भी हो, अपोजिशन के हर व्यक्ति को हम महत्व देते हैं और हम, लेकिन अपनी आज की डेट में एज होल कांग्रेस कहीं कोई चैलेंज नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो प्रियंका गांधी जिस पॉलिटिक्स को लेके आगे बढ़ रही है, जिसको आपने कहा सॉफ्ट हिंदुत्व को बहुत लोग कह रहे हैं, वो अपने आप में कांग्रेस का ये एक्सेप्टेंस है कि उनकी इसके पहले जो मुस्लिम माइनॉरिटी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स थी वह गलत थी और देश ने उनको इसलिए रिजेक्ट किया। तो जब ये मान के चल, इसलिए वो शिफ्ट हो रहे हैं अंडर प्रेशर फ्रॉम पीपल टू कम टू सॉफ्ट हिंदुत्व। अगर यह बात हम उनके एनालिसिस को हम मान लें ये चीज़ को, तो फिर जनता इस बात को देखेगी कि जब हमारे पास ओरिजिनल हिंदू आइडियोलॉजी या वाली बात है, मतलब जो मान के चलते हैं कि इक्वलिटी टू हर को होना चाहिए, देश में कोई माइनॉरिटी अपीजमेंट नहीं होना चाहिए, तो भाजपा बेटर ऑल्टरनेटिव है। तीसरी बात यह है कि जो कांग्रेस इस बात को करना चाहती है कि वह जो उत्तर प्रदेश में वह कहीं ना कहीं इस बात का कि क्यों उस गठबंधन ने, महागठबंधन ने कांग्रेस को अपनी औकात बता दी है कि आज वो महागठबंधन की नेशनल लेवल पे बात करते हैं और यहाँ पे उत्तर प्रदेश में उनको वो 2 सीटें दे रहे हैं और ये उनको कह रहे हैं साथ में लड़ लो। तो अपने आप में ये महागठबंधन की औकात जो है पूरी तरह से कांग्रेस को यहाँ पे बता दी कि आप नेशनलिस्ट पार्टी का जो तमगा है या वो है वो उतार दीजिए, आपका कोई नेशनल वजूद नहीं है। ये 3 बातें मैं कहना चाहता हूँ। चरण सिंह सापरा साहब, ये बताइए कि अगर सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करनी है तो आदमी जो ओरिजिनल दुकान है वहां जाएगा। अगर आप उस दुकान में डुप्लीकेट माल उसी दुकान का बेचने लगेंगे तो वहां क्यों आएगा? फिर ये राजनीति क्या है? इस राजनीति में बदलाव क्यों हुआ है? देखिए, सॉफ्ट हिंदू की परिभाषा भी जो है ये हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है, क्योंकि ये उससे डरने लगे हैं कि कांग्रेस के नेता जो हैं वो जा रहे हैं मंदिरों में। ये पहले भी जाते थे, श्री राहुल गांधी पहले भी जहां भी प्रचार के लिए जाते थे, मंदिर में जाते थे, गुरुद्वारे में जाते थे, गिरजाघर में जाते थे, मस्जिद में जाते थे। इंदिरा जी का आप देख लीजिए तो इंदिरा जी भी जाती थी, राजीव जी भी जाते थे। तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के मन में जो एक डर बसा है ये वो उभर करके दिख रहा है और ये इस तरह का प्रचार ये डेलिबरेटली होता है। देखिए, आप प्रियंका जी को देखिए, आज चाहे वो अयोध्या में गई हैं, लेकिन उन्होंने ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं करी है। उन्होंने कोई भी ऐसा वक्तव्य नहीं किया है कि जो ध्रुवीकरण की तरफ ले जाता हो। उन्होंने क्लियर कट नरेंद्र मोदी जी की और उनकी सरकार की जो पॉलिसियां हैं उनको टारगेट किया है, किसानों की जो दुख तकलीफ है उसको टारगेट किया है, नौजवानों की बातें उन्होंने की है कि नौजवान बेरोजगार क्यों हैं। उन्होंने क्लियर शब्दों में कहा कि नरेंद्र मोदी किसान विरोधी, नरेंद्र मोदी नौजवान विरोधी, नरेंद्र मोदी दलित विरोधी, ये तमाम सारी बातें हुई है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कांग्रेस ध्रुवीकरण की तरफ नहीं जा रही है, कांग्रेस अपने मुद्दे रख रही है। कांग्रेस मुद्दे रख रही है, अपनी न्याय योजना जो श्री राहुल गांधी जी ने नई अनाउंस करी है उसका मुद्दा रख रही है। कांग्रेस मुद्दा रख रही है कि हम जो हमारा हेल्थ केयर सेक्टर है उसमें हम बजट जो है वो जीडीपी का 3% ले जाना चाहते हैं। एजुकेशन जो है वो हम 6% जीडीपी का ले जाना चाहते हैं। वुमेन रिजर्वेशन की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस पार्टी एंजल टैक्स निकालने की बात कर रही है, यूनिफॉर्म जीएसटी की बात कर रही है। यानी हम कंस्ट्रक्टिव बात कर रहे हैं, हम ध्रुवीकरण की तरफ नहीं जा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पता है कि ध्रुवीकरण के अलावा उनकी दुकान में कोई सामान नहीं है। यही काम उन्होंने उत्तर प्रदेश में किया था असेंबली के चुनाव में, जब उन्होंने श्मशान कब्रिस्तान की बात की। फिर उन्होंने गुजरात के अंदर बाबर खिलजी की बात की, कर्नाटका के अंदर टीपू सुल्तान और राजस्थान मध्य प्रदेश के अंदर हनुमान की जाति और पाकिस्तान।
तो ये भारतीय जनता पार्टी का ये मोडस ऑपरेंडाई रहा है। उन्होंने बार बार ये प्रयास किए हैं, लेकिन 2018 के चुनाव ने ये नतीजे उन्हें बता दिया है कि आपका ये सारे पैंतरे चलने वाले नहीं है। ध्रुवीकरण की राजनीति से बढ़ करके तो 2018 पर, अब ठीक है, आप सापरा साहब जहां आप लाए हैं मैं वहीं से आगे बढ़ाता हूं। 2018 की आपने बात की, 2018 के चुनाव नतीजे, आप हिंदी हृदय प्रदेश के 3 राज्यों, जो काउ बेल्ट के 3 राज्यों की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश, सॉरी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। वहाँ के नतीजों में एक जो बात है वो ये है कि छत्तीसगढ़ को छोड़ दें तो बाकी 2 राज्यों में बहुत कांटे की टक्कर थी, जहाँ गठबंधन होना शायद बहुत। जी, मैं आ रहा हूँ, लौट के आऊँगा सर, आपका काफ़ी समय हो गया तो मैं उसके आगे बढ़ता हूँ। अमीक जामई साहब, ये जो परिस्थिति है, अगर उन 2 राज्यों को उदाहरण माना जाए और उत्तर प्रदेश की स्थिति देखी जाए, तो जो अभय दुबे ने कहा उस बात को आगे बढ़ाएं, 2018 का सबक भी सीख लें, तो प्रियंका गांधी का आना, कांग्रेस का मजबूत होना, क्या गारंटी है कि वो बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगा? उससे सपा बसपा के महागठबंधन को नुकसान क्यों नहीं पहुंचेगा, और नहीं, और कितना पहुंचेगा? पहुंचेगा तो कितना पहुंचेगा? आलोक जी, इसको मैं थोड़ा सा एलिब्रेट करके मैं आपको सारी बातें बताना चाहता हूं कि देखिए, जिस तरह से हमारे देश की जो सेकुलर फोर्सेस हैं, या हमारे देश के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो साहित्यकार हैं और पोएट हैं या आर्टिस्ट हैं, उन्हें मालूम है कि पिछले 5 सालों में इस देश को किस गर्त में ले जाके आरएसएस बीजेपी की रहनुमाई में जो ये सरकार चल रही है, उसे उस देश को कहां पे ढकेला हुआ है। इस बात से सभी सेकुलर फोर्सेस सहमत हैं। समाजवादी पार्टी, मेरे नेता श्री अखिलेश यादव जी इस बात को हमेशा मानते रहे हैं कि जिन राज्यों में बड़ा स्टेक है, जो वहां पर आरएसएस बीजेपी को रोकने में सक्षम है, वो उन राज्यों की जिम्मेदारी लें। आप जानते हैं कि आरएसएस बीजेपी के जो गढ़ हैं पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर और कैराना और ये जो फूलपुर में 3 गढ़ आरएसएस की फैक्ट्रियां चल रही थी, पूरे लुटियन जोन का जो हमारा ये टॉप ब्रेन्स हैं सेकुलर फोर्सेस के, उन्हें ये मालूम है, आज उनको यकीन हो रहा है कि इस देश में अगर कोई आरएसएस का रथ लालू जी के बाद दोबारा रोक सकता है तो वो ताकत उत्तर प्रदेश के नेता श्री अखिलेश यादव जी में है। और अखिलेश यादव जी ने, बहन मायावती जी ने मिलकर आरएसएस के रथ को गोरखपुर में और फूलपुर में हमने रोक के पूरे देश को दिखाया। वो एक मॉडल अखिलेश जी ने पेश किया। लेकिन कांग्रेस को इलाहाबाद में और गोरखपुर में उनको क्या वोट मिला, आपको सब पता है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आपका जहां पर स्टेक है, आपका जितना जहां पर दबाव है, आप अपना रोल प्ले करिए। उत्तर प्रदेश की जनता को यह मालूम है, जो किसान हैं, जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, महिलाएं हैं, कि उन्हें ऐसी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण वाली सरकार, जो जातिवादी है, जो धार्मिक उन्माद में भरोसा रखती है, प्रधानमंत्री मोदी जी अगर ये समझते हैं कि वो जनता का ध्यान समस्याओं से हटा देंगे, तो मेरे नेता श्री अखिलेश यादव जी, बहन मायावती जी, हम उनका ध्यान भटकने नहीं देंगे। उनको मुद्दे पर ला के जो है हम उनको यहां से उत्तर प्रदेश से साफ करेंगे। ठीक है अमीक जामई साहब, जो आप कह रहे हैं, मैं एक छोटा सा काउंटर क्वेश्चन करूंगा, इसका अभय दुबे बोलना चाह रहे हैं। आपने ये बात बताई, अपनी पोजीशन बताई, अपने विश बताई, लेकिन ये बताइए, प्रियंका गांधी अब मैदान में हैं, वो निकल पड़ी हैं, क्या उनका कोई इंपैक्ट नहीं होगा आपको लगता है? अगर होगा तो उसका नुकसान बीजेपी को होगा, इसकी गारंटी आप और कांग्रेस कैसे दे सकते हैं? देखिए, हम तो जाहिर सी बात है कि हम तो सीधे सीधे आरएसएस और बीजेपी से लड़ रहे हैं, हमारे गठबंधन के लोग हैं। अब सवाल यह है कि जो और डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, वो जिस तरह का स्ट्रगल कर रही हैं, ये उनको तय करना है कि वो किसको हेल्प कर रही हैं। हम तो ये चाहेंगे कि पहले आप इस 19 की जो 2014 और 19 की जो सरकार है, देश से पहले इसको जो है राहत मिले, और अगर ये काम गठबंधन कर रहा है तो उसे करने दिया जाना चाहिए। ठीक है, आपका कहना है गठबंधन ये काम कर रहा है तो उसको करने दिया जाना चाहिए। प्रियंका गांधी किसको नुकसान पहुंचाएंगे, इस पे आप साफ साफ कुछ बोल नहीं रहे हैं। अभय दुबे जी, आपका सवाल अभी है? जी देखिए, मैं कहना ये चाहता हूं कि प्रियंका गांधी जिस तरह से अपनी सक्रियता दिखा रही हैं, वो रोड शो कर रही हैं, वो नदी के किनारे किनारे अभी उन्होंने यात्रा की, उन्होंने आरतियां की, उन्होंने बच्चों को गोदी में उठाया, वो महिलाओं से मिली, अब वो न्याय स्कीम को लोगों को समझा रही हैं। देखिए, ये सब चीज़ें टीवी के ऊपर प्रभावशाली लगती हैं, लेकिन इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि इनका लाभ तब मिलता है जबकि जमीन पे आपके पास एक मजबूत कार्यकर्ता पंक्ति हो, जमीनी संगठन आपका मजबूत हो। कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में जमीनी संगठन उस तरह से मजबूत नहीं है जैसा कि उसका मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, या पंजाब में, या कर्नाटक में, या दूसरी जगहों पर मजबूत है।
कांग्रेस उत्तर प्रदेश में काफी लंबे अरसे से सांगठनिक रूप से सिकुड़ती रही है। तो इस स्थिति में मुझे नहीं लगता कि जो प्रियंका गांधी सक्रियता दिखा रही हैं उसका फौरी फायदा, यानी अभी जो 23 मई को जो चुनावी नतीजे आएंगे उसमें वो फौरी फायदा मिलते हुए मुझे नहीं दिखाई पड़ता। ये पूरा तर्क कि हम 2022 के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ये मुझे बहुत ही बचकाना और नादानी से भरी हुई बात लगती है। राजनीति हमेशा फौरी छोटे छोटे लाभों को मिलाकर एक बड़े लाभ को बनाने की कवायद होती है। जैसे ही हम अपने फौरी लाभों को नजरअंदाज कर देते हैं और केवल दूरगामी लाभों के लिए काम करते हैं, वैसे ही दरअसल लोकतांत्रिक राजनीति में जो चुनावी राजनीति है उसमें हम अपने पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। जी ठीक है, चरण सिंह सापरा इस पे स्पष्टीकरण देना चाहते हैं, जी बताएं। जी देखिए, मैं थोड़ा सा अभय दुबे जी को करेक्ट करना चाहूंगा कि आपने जरूर सुना होगा कि 2022 की बात की है, लेकिन ये नहीं सुना होगा कि हमने ये कहा कि हम 2019 को नजरअंदाज कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी भी ये समझती है कि हमको जो अभी चुनाव है उसमें हमको लड़ाई लड़नी है और उसी तैयारी से श्रीमती प्रियंका गांधी जी उतरी हैं। आप देख रहे हैं जिस तरह से आज उनका स्वागत भी हुआ अयोध्या में, या कल परसों भी जिस तरह से उनके दौरे चले, या उनकी जो गंगा यात्रा जो चली थी, जिस तरह से माहौल बन रहा है, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी में नए कार्यकर्ता नहीं जुड़ेंगे? आप क्यों सोच रहे हैं कि 10 साल पहले वाली ये कांग्रेस पार्टी है? क्या 2009 के अंदर कांग्रेस पार्टी ने 22 सीटें नहीं जीती थी? क्यों कांग्रेस पार्टी अभी भी 2009 को नहीं दोहरा सकती? ये आप इसमें मत जाइए। कांग्रेस पार्टी एक मास बेस्ड पार्टी भी है, कैडर बेस्ड पार्टी भी है। तो हमारे साथ में नया कैडर प्रियंका जी के आने से जुड़ेगा, और वो नया कैडर जो जुड़ रहा है, जो नौजवान जुड़ रहा है, जो महिला जुड़ रही है, उससे कांग्रेस पार्टी को इस चुनाव में फायदा होगा। ठीक है, हम जब पॉलिटिकल पार्टियां काम करती हैं तो बहुत आगे का भी सोचती हैं। अगर हमारे नेता का स्टेटमेंट आया कि हम 2022 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाना चाहते हैं तो कोई गलत बात नहीं है। 2019 हम मजबूती से लड़ेंगे तब तो ना हम 2022 में बना पाएंगे। तो हम पहले 2019 में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतेंगे और फिर 2022 तक हम अपना और भी स्ट्रक्चर मजबूत करके, नेताओं को मजबूत करके 2022 भी जीतेंगे। तो आप कतई ऐसा मत सोचिए कि हम 2022 की या 24 की तैयारी कर रहे हैं। हम बिल्कुल 2019 की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अभय दुबे जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, एक क्विक कमेंट। जी आलोक जी, हाँ मैं आता हूँ, गोपाल जी आपके पास आऊंगा। काश वैसा राजनीति उसी तरीके से चलती जैसा कि हमारे मित्र सपरा जी बता रहे हैं, लेकिन राजनीति इस तरीके से नहीं चलती। 2019 में आपको लाभ तब मिलते जबकि आप 1-2 साल पहले से कांग्रेस का जनाधार सुपरिभाषित कर लेते, उसकी कार्यकर्ता पंक्ति मजबूत कर लेते। आज प्रियंका गांधी जो काम कर रही हैं, अगर उसका कोई लाभ है तो वो लाभ आगे जाके नजर आएगा। वो लाभ अभी 1-1.5 महीने 11 अप्रैल से नजर आना शुरू नहीं होगा। ये तो बहुत साधारण सी समझने वाली बात है। ठीक है, सापरा साहब प्लीज, आपने अपनी बात कह दी, मैं 1 मिनट थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाऊं। जो दुबे जी कह रहे हैं, एक और बात ध्यान रखने वाली बात है, राहुल गांधी ने पार्टी का अध्यक्ष बनते समय एक वायदा किया था कि वो हर जगह गैर भाजपा वोट है उसका ध्रुवीकरण करेंगे। मैं ये मानता था कि प्रियंका गांधी राहुल गांधी की प्रतिनिधि के तौर पर उत्तर प्रदेश में उस ध्रुवीकरण को बढ़ावा देंगी, लेकिन ऐसा नहीं होने जा रहा है। अगर कांग्रेस पार्टी कमजोर थी तो 2009 के अंदर हम 22 सीटें कैसे जीते? अरे सर, कौन कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी पैदाइश से कमजोर थी? कांग्रेस पार्टी एक समय इस देश की सबसे बड़ी पार्टी थी, तो उसको ऐसे आप इस तरह 2009 का हिसाब लगा के मत मानिए। ये अब चलिए मैं वहां चलता हूं जहां इस सवाल का सबसे अच्छा जवाब मिलेगा। राघवेंद्र दुबे जी, कांग्रेस पार्टी इतनी कमजोर है। राघवेंद्र दुबे जी, जमीन पर कांग्रेस का संगठन मौजूद नहीं है, सबसे बड़ा सवाल यही पूछा जाता है और कहा जाता है जब से कांग्रेस ने मुलायम सिंह यादव की सरकार को समर्थन दिया विपक्ष में रहते हुए, तब से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जमीन से गायब है। तो अगर कांग्रेस जमीन से इस बुरी तरह से गायब है तो वो क्या, कैसे, कितनी जल्दी, क्या जादू होगा कि वो अभी अगले महीने भर में रिवाइव हो जाएगी? जी, ऐसा कोई जादू नहीं है। ये सही है कि कांग्रेस 1989 के बाद से, 89 के बाद से कांग्रेस अब तक बहुत हद तक बेजमीन हो चुकी है। उसके पास कोई संगठित काडर नहीं है, उसके पास कार्यकर्ता नहीं है। ये प्रियंका गांधी जी की पूरी कोशिश भी, जो तमाम तरह की कवायदों के जरिए वो अपना संवाद बढ़ा रही हैं और समाज अंतर यात्रा कर रही हैं या लोगों से मिलजुल रही हैं, वो कोशिश भी यही है कि किसी न किसी तरह संवाद, पारस्परिक संवाद बढ़ा करके एक कार्यकर्ता
और एक समर्थक कतार खड़ी कर दी जाए। तो प्रियंका जी की ये कोशिश है। एक बात मैं साफ कर दूं कि जब हम किसी दूरगामी कार्यनीतिक और रणनीतिक पहलू को लेकर चलते हैं तो इसका मतलब यह कहीं नहीं होता है कि हम तात्कालिक रणनीति जो यानी कि 2019 के चुनाव के मद्देनजर अगर कोई रणनीति है तो हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। यानी हम दोनों लेके चल रहे हैं, प्रियंका जी दोनों लेके चल रही हैं। और मुझे लगता है कि जो 2022 की वो बात कर रही हैं वो उत्तर प्रदेश में की जमीन कंसोलिडेट करने की बात है और साथ ही साथ समर्थक कतार, शुभेच्छु कतार खड़ी करने और कार्यकर्ता खड़ी करने की बात है। वो उनकी दूरगामी रणनीति है। नहीं तो मैं आपसे ये समझना ये चाह रहा हूं राघवेंद्र जी कि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश की जमीन है उस पर प्रियंका का कितना असर पड़ेगा, और जब ये असर पड़ेगा तो कैसे इंश्योर होगा कि उसका नुकसान सिर्फ बीजेपी को होगा और वो महागठबंधन को नहीं होगा? पड़ेगा एक विसंगत सिनारियो, जरा पॉलिटिकल सिनारियो देखिए। एक विचित्र स्थिति ये है, ये एक बड़ी विचित्र विसंगति है कि प्रतीकात्मक नारे या कार्यक्रम या नरेशन किसके पास है? कांग्रेस ने कुछ नरेशन देने की कोशिश की है विकल्प के तौर पर। वो आपको मालूम है, मैं उसमें डिटेल में नहीं आना चाहूँगा। चाहे 72,000 रुपये सालाना देने की बात हो, चाहे महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात हो, उन्होंने एक कार्यक्रम की बात की है, एक विजन की बात की है। और फिर बहुत पहले से अगर कांग्रेस किसानों और किसानों के मुद्दे को और बेरोजगारी के मुद्दे को उठा रही है तो उसने एक पैरेलल नरेशन देने की कोशिश की है। दिक्कत यहाँ ये है कि कांग्रेस के पास नरेशन है तो संगठन नहीं है। दूसरी जगहों पर संगठन है, अलायंस पॉलिटिक्स उनकी बहुत मजबूत है और कास्ट क्वार्टर भी उनके ठीक ठाक हैं और जातियों की आवाज आई, सोशल डायमेंशंस और ये सब सारी चीजें वो दुरुस्त कील कांटे कर तो ले रहे हैं, लेकिन नरेशन नहीं है। तो सवाल ये है कि परसेप्शन से जो चीजें बनती हैं, बिगड़ती हैं, जो हवा मथती हैं, जो हवा बनाती हैं, वो किसके पक्ष में है? तो मुझे लगता है कि जो फ्लोटिंग सोटर होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, वो कहीं ना कहीं प्रियंका जी के अभियान से प्रभावित होंगे और उनसे जुड़ेंगे। जी, तो आपका कहना है कि उनके पास नरेशन है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। आलोक मेहता जी, आपके पास आना चाहता हूँ। ये इन्होंने कहा कि एक पक्ष के पास नरेशन है तो संगठन नहीं है, और जिनके पास संगठन है, समर्थन है, कील कांटे दुरुस्त हैं, उनके पास नरेशन नहीं है। लेकिन हमारा सवाल यही है, और ख़ास तौर पे जब हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो ये सवाल बार बार आएगा कि क्या प्रियंका गांधी के पास भारतीय जनता पार्टी के संगठन और एसपी बीएसपी के महागठबंधन की काट एक साथ मौजूद है? क्या कांग्रेस पार्टी इतनी दमदार है कि वो दोनों को एक साथ चुनौती दे सके? जोशी जी, आपका सवाल अच्छा है, और एक लाइन पहले मैं कह दूं, चूंकि आपने सवाल पूछा था, बार बार पूछा भी जाता है और कई बार लोग कहते हैं कि आप किस तरफ हैं। हो सकता है कि और भी 101 गालियां पड़ती रहें, मैं उसको स्वीकार करता हूं। जैसा सांदीपनि आश्रम में, क्योंकि मैं उसी उज्जैन शहर का हूं, श्री कृष्ण ने यही सीखा था शायद, वो इसीलिए कई बार उनको माना जाता था, कौरव को भी समझाते थे, उनके बारे में भी कुछ बताते थे, पांडवों को भी बताते थे। एक तरफ वो खुद थे, दूसरी तरफ अपनी सेना को भेज दिया। तो या मेरे जो गुरु रहे मनोज श्याम जोशी या राजेंद्र माथुर आगे, उन लोगों ने भी ये, उनके बारे में यही छवि बनती है कि आप किस तरफ हैं। तो हो सकता है मुझे गलत समझा जाए, सही समझा जाए, वो मुझे श्रोधार्य है। लेकिन मैं कट्टर सांप्रदायिक तत्वों के खिलाफ हूँ। कट्टर जो या बहुत भीषण जो भ्रष्टाचार वाले हैं, जैसे चारा कांड यदि आप कहें तो लोग कह सकते हैं कि मैंने कभी उनके समर्थन में कोई बात कभी कहने की स्थिति मुझे नहीं लगती। तो ये हमारी एक अपनी राय है। अब आई प्रियंका जी की बात। निश्चित रूप से आपकी बात में सहमत हूँ, और दुबे जी जो कह रहे हैं मैं उससे थोड़ा सा, मैं ये मानता हूँ कि यदि गठबंधन होता तो फौरी फायदा हो सकता था। लेकिन मैं वर्षों से पहले, आज से 10 साल पहले भी लिखता था कि कांग्रेस या बीजेपी को अपने बल पर, राष्ट्रीय दल होने के नाते अपने बल पर दूरगामी ही लड़ाई लड़ना चाहिए। यदि वो देश के लोकतंत्र के लिए काम करना चाहती हैं तो उन्हें गठबंधन में छोटे छोटे सौदेबाजी के लिए नहीं झुकना चाहिए। मैं उस समय मौजूद था जब जयललिता जी दिल्ली में थी, अटल जी के समय उन्होंने समर्थन वापस लिया। अचानक जिस तरह से धोखा दिया, कई लोगों ने उस तरह से दिया। तो
दोनों पार्टियां करती हैं, राजनीति में सब जायज़ है ऐसा जब कहा जाता है। तो हम ये मानते हैं कि प्रियंका जी ने अब जो किया वो उनकी तैयारी आगे के लिए ही लाभदायक, यदि वो लगातार करती रहीं। देखिए उसके बाद फिर चुनाव के तत्काल बाद राहुल जी विदेश जाने लगे, फिर से उसी तरह जैसे पहले जाते रहे, गायब होते रहे, संगठन बिल्कुल कमज़ोर होता रहा। संजय गांधी इसलिए वापस आ पाए थे कि वो ज़मीन पर जो टायर पंचर लगाता था उसके साथ ज़मीन पर बैठते थे। नरेंद्र मोदी भी दिल्ली में हमने देखा है कि अपना कपड़ा खुद धो करके संगठन का काम करते थे। जिन लोगों को राष्ट्रीय राजनीति में शिखर पर या बड़ी राजनीति करना है, दूरगामी राजनीति करना है, उन्हें जमीनी राजनीति कई वर्षों तक करना पड़ेगी। वो प्रियंका हो, राहुल हो, आप हो, कोई भी हो, वो उसके बिना नहीं हो सकता। चमत्कार से, परिवार से, धन से कोई बने। 71 के पहले भी बिरला जी चुनाव हारे थे, जो सब केवल बिरला और टाटा ही होते थे। इसलिए ना धन से जी, जबकि कहा जाता धन से जीता था, लेकिन मैं आज भी जानता हूँ कई भ्रष्टाचारी लोग उसके बाद नहीं जीत पाए, पैसा उन पर अरबों रुपया होते हुए। तो इस समय प्रियंका जी को, उनके पार्टी के लोगों को संगठन के यदि जो जुटा पा रहे हैं उसका लाभ दूरगामी ही मिलेगा। अभी चूंकि संगठन में मोदी और बीजेपी का जवाब उनके पास नहीं है। हाँ, गठबंधन में समाजवादी पार्टी के पास अच्छा रहा है। बहुजन समाज पार्टी केवल जाति और धन के बल पर काम करने की कोशिश करती रही है, इसलिए उनकी छवि भी खराब है। खाली हाँ जाति के आधार पर लेती हैं, उसी को वोट बैंक माना जाता है। लेकिन समाजवादी सचमुच में सेंध लगाएंगे और उसका यदि कांग्रेस के साथ अकेले समझौता करती तो शायद और ज़्यादा फायदा हो सकता था, ऐसा मेरा अनुमान है। लेकिन कांग्रेस यदि अपने बल पर लड़ना चाह रही है और सारी सीटों पर लड़े, फिर 9 सीट और 5 सीट की क्यों बात है? जो होगा उसके बाद देखा जाएगा। और 10 साल की राजनीति करे, क्योंकि उनकी उम्र है अभी, वो 25 साल और काम कर सकते हैं। ये जो लक्ष्य यदि होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता। इसमें एक लाइन और जोड़ दूँ, रॉबर्ट वाड्रा के आने के बाद ही अचानक आने से ये भी एक शंका पैदा होती है कि उनको जेल जाने से बचाने के लिए भी ये ज़्यादा सक्रियता दिखाई जा रही है। ये प्रश्न चिन्ह भी लगा रहेगा यदि उस चुनाव के बाद सक्रिय नहीं रह पाती हैं या और कानूनी मामलों में परिवार कहीं और संकट में फंसता है। जी, तो आपने एक अंत में एक सवाल भी उठा दिया। अमीक जमई एक जवाब देना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक बार जरा पब्लिक का मूड दिखा दूं आप लोगों को। हमने लोगों से पूछा क्या इस चुनाव में प्रियंका फैक्टर बीजेपी को परेशान करेगा। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं लोग। बिल्कुल काम करेगा। प्रियंका गांधी आई हुई हैं तो कुछ ना कुछ बेहतर करेंगे। जो मोदी सरकार थी, जो भाजपा का पहला गठन था, केवल राम मंदिर पे ही इन्होंने बात की थी। जो राम मंदिर है भूल के सारी मुद्दाओं पे बात कर रहे हैं। कांग्रेस पूर्ण रूप से अपनी जमीन यहाँ बना रही है। बीजेपी से आमने सामने की लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है। एकदम नहीं करेगा। जो इंसान 60 साल भारत पे राज किया तब कुछ नहीं कर पाया, अब उनके यहाँ आने से कोई मतलब नहीं है। मोदी सरकार दोबारा आएगी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। कोई प्रियंका फैक्टर काम नहीं करेगा इनका, क्योंकि मोदी जी ने जितना कार्य किया है इन 5 सालों के अंदर, कांग्रेस ने 60 सालों में नहीं किया। प्रियंका फैक्टर बीजेपी को परेशान कर रहा है, इसीलिए वो तमाम अनर्गल चीज़ों को भी ला के पब्लिक में प्रेजेंट कर रहे हैं, मीडिया के द्वारा भी, सोशल मीडिया के द्वारा भी। जी, बीजेपी को देखे यूपी से तो परेशानी होगी, क्योंकि जिस तरह की उनकी रैलियां हो रही हैं उसमें भीड़ काफ़ी उमड़ रही है, तो उसे देख के कुछ ना कुछ परेशानी तो खड़ी करेंगी प्रियंका जी बीजेपी के लिए। बहुत चुनाव में कम से कम 60 से 70% का असर पड़ेगा, कांग्रेस की मजबूती आएगी। अयोध्या, दिल्ली और लखनऊ से ये आवाज़ें आपने सुनी जो बता रहे थे कि प्रियंका का असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। ऐसा लगता है कि जिसके विचार जैसे थे वो पहले से तय थे और उसी हिसाब से उनका जवाब आ रहा था। जी, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, क्या लग रहा है आपको उत्तर प्रदेश में आपके लिए आसान हो गया रास्ता प्रियंका गांधी के आने से, क्योंकि वहां अब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के वोट कांग्रेस की तरफ चले जाएंगे? देखिए आलोक जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनता अब काफ़ी, जो वोटर्स हैं वो काफ़ी अवेयर हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं। पहली बात, हम राजनीतिक डिस्कशन कितने ही करते हैं। मैं गांव-गांव जाता हूँ, चौपालों पे बैठ के दिन भर यहाँ राजनीति की चर्चा होती है, मीडिया में होती है, अखबारों में होती है, लेकिन जनता के लिए जो मुद्दे महत्वपूर्ण हैं वह यह है कि उसके सामने वो यह मान के चलती है कि हम अब अपेक्षाएं, आकांक्षाओं वाली जनता है। भारत अब एस्पिरेशनल इंडिया है। वह चाहता है कि उसकी जो आकांक्षाएं, अपेक्षाओं को कौन पूरा कर सकता है, उसको जान के उसके प्रति वो वोट करना चाहता, वोट बेकार नहीं करना चाहता, तुच्छ राजनीति से ऊपर उठना चाहता है आम वोटर। और मैं मानता हूं कि उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण उसको लगता है एक निर्णायक व्यक्तित्व, लीडरशिप चाहिए।
अगर स्पष्ट लीडर पार्टी को भी चाहिए और देश को भी चाहिए। तो आज की डेट में महागठबंधन या जो कुछ भी है वहाँ कहीं निर्णायक लीडरशिप बिल्कुल नहीं दिख रही। आपस में अगर आप नेशनल लेवल पे एनालिसिस करोगे तो सब आपस में एक दूसरे को काटने, लड़ने और उसी को लेके चल रहे हैं। तो एक अकेला निर्णायक नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के पास इस वक्त दिख रहा। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, यह बिजनेस चैनल है आलोक जी, आप देख लीजिए पिछले मार्च के महीने में सबसे ज़्यादा एफडीआई आई है और 7.5% से इंडेक्स बढ़ा है। यह स्पष्ट रूप से एक मैसेज क्या देता है, इलेक्शन के पहले मार्केट जिटरी होते हैं, पैसा लोग संभल के इन्वेस्ट करते हैं और वह असमंजसता की स्थिति में रहते हैं। लेकिन अब एक मार्केट एक स्ट्रॉन्ग मैसेज ये दे रहा है कि मार्केट जानता है कि देश अब मैंडेट जो देने वाला है वो स्पष्ट देने वाला। पहली बात, ऐसा खराब मैंडेट नहीं होगा, मिलजुल का डिलडुल वाला मैंडेट नहीं होगा। दूसरी बात, वह इस बात को भी एक्सेप्ट कर रहा है कि जिसको मैंडेट मिलेगा वह देश के लिए अच्छा और आर्थिक विकास के लिए और देश की सुरक्षा और समृद्धि के लिए वह अच्छा नेतृत्व होगा। मुझे लगता है यह बात का निर्णय जनता कर चुकी है। इस वक्त वस्तुतः स्थिति यही है कि नरेंद्र मोदी जी इन सबसे भारी पड़ रहे हैं। हमारी नीचे तक स्ट्रक्चर अच्छी है, हम केवल हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है मोदी जी के कार्य को लेके जनता तक जा रहे हैं और उसकी बात 5 वर्ष के कार्य को लेके जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि तो आप जो कह रहे हैं गोपाल जी, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात आप कह रहे हैं। इसका अर्थ है कि अब चुनाव नतीजों की कोई जरूरत नहीं है, जो मार्केट में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जो इंडेक्स चल रहा है, उसको देख के हम समझ लेना चाहिए हमें कि किसकी सरकार बनने जा रही है। नहीं, बाजार में तो लोग इस मुगालते के शिकार हैं, लेकिन आप पार्टी में रहते हुए भी जी, लेकिन हम इस इंडिकेशन को क्या ऐसा इंडिकेशन मान लें? सापरा साहब, मैं आपके पास आने से पहले एक बार अमीर जमाई काफी देर पहले से हाथ उठा रहे हैं, एक बार उनके पास चला जाऊं। आलोक जी एक जी गोपाल जी, 5 सेकंड, हाँ पूरा कर लीजिए, 5 सेकंड और दे दीजिए, पूरा कर लीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम डिबेट क्या कर रहे हैं, हम हवा के रुख को कह रहे हैं ना जी, बिल्कुल। तो उसी डिबेट को मैं आगे ले जा रहा हूं। हवा का रुख क्या है, जनता का मूड क्या है, बिल्कुल सही है। या तो सब लोग तरह से हम एनालिसिस कर रहे हैं। आप हवा का एक इंडिकेटर और बता रहे हैं कि ये भी एक इंडिकेटर है हवा का। अमित जमाई साहब, ये बताइए क्या है आपके लिए अब बीजेपी ज्यादा बड़ा, बीजेपी से मुकाबला है आपका या कांग्रेस से, उत्तर प्रदेश की जमीन की अगर बात करें? नहीं आलोक जी, पूरे देश में और खासकर उत्तर प्रदेश में भी जो है, जो भाजपा की जो नीतियां हैं, जो आरएसएस की जो नीतियां हैं, उसके चलते ही तो आज इस देश के अंदर पूरे मुल्क में कृषि संकट पर एक चर्चा चल रही है। महाराष्ट्र में किसानों का विद्रोह हुआ, राजस्थान में किसानों का विद्रोह हुआ, वेस्टर्न यूपी में जहां पे कल हमारे वजीर आजम कौम के नाम पैगाम देकर आए हैं, वहां पे जो हमारे गन्ना किसानों ने रिवोल्ट किया, दिल्ली गए, गोपाल जी की पुलिस ने उनको जूतों से लाठियों से लातों से मारा। यह है देश का मूड। देश का मूड यह है जो गोरखपुर में हुआ है, देश का मूड यह है जो इलाहाबाद में हुआ है, देश का मूड यह है जो कैराना नूरपुर में हुआ और 3 राज्यों में हुआ है। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि वो सभी सेक्युलर फोर्सेस जो ये समझती हैं कि जो फांसीवादी मुल्क की तरफ जो हम आज जिस तरफ जा रहे हैं, उसको रोकने के लिए कौन क्या क्या जिम्मेदारी ले सकता है। अगर वो एक एग्जाम्पल श्री अखिलेश यादव जी ने पूरे देश को दिखाया है, तो हम कह रहे हैं कि दिल्ली की जो इंटेलिजेंसिया है, अरे आप उसे आइडेंटिफाई क्यों नहीं कर सकते? क्या रीजनल पार्टियों ने हमेशा फैसिस्ट फोर्सेस को रोकने का काम नहीं किया? लालू जी ने बिहार में नहीं किया। लेकिन हमें नहीं मालूम क्या दिक्कत है कि दलित समाज से आए लोग, ओबीसी समाज से आए हुए जो पॉलिटिशियन है या माइनॉरिटी से आए हुए लोग हैं, उनके योगदान को, आरएसएस को, बीजेपी को रोकने में कभी आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश के लोग ये जानते हैं कि आरएसएस बीजेपी का जो रथ है, वो मान्यवर काशीराम जी के लोग, माननीय नेताजी के लोग, ये जब से मिले हैं और जब से आरएलडी मिली है, प्रधानमंत्री मोदी जी जब भी उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, आजकल वो विचलित हो जाते हैं। उनका विचलित होना बताता है, चुनाव तो भारत में हो रहे हैं, भारत के बाहर तो हो नहीं रहे। वजीर आजम भाषा भूल जा रहे हैं, मर्यादा भूल जा रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि कुछ हफ्तों की बात है, संगठन बना लीजिएगा, लेकिन ये जो ताकत है जो आज पूरे भारत देश के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बनी हुई है, हम सभी लोग संविधान के लिए, स्वतंत्रता संग्राम के जो बलिदान थे उसको याद करते हुए 22 देख लीजिएगा, लड़ लीजिएगा। नहीं तो ये आप कांग्रेस को ही कह रहे हैं ना, तो कांग्रेस की आलोक जी, हाँ, तो हमने
तो ये 100 सीटें दी थी कांग्रेस को। जी एक सेकंड में एक लाइन कहना चाहता हूँ। 2017 में 28 सीटों एमएलए वाली कांग्रेस को हमने 100 सीटें दी थी। क्या कर पाई कांग्रेस उत्तर प्रदेश में? तो रास्ता जो है वो निकलेगा, उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं। नहीं अमीर जमाई साहब, लेकिन उस समय कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई, तो फिर उस वक्त तो समाजवादी पार्टी भी क्या कर पाई? सवाल ये है, क्योंकि दोनों पार्टियां मिलकर हारी, ये आपको याद रखना चाहिए। लेकिन आलोक मेहता जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आलोक जी, जोशी जी, आलोक जी मैं एक लाइन जी मैं जोड़ना चाहता हूं। जी एक लाइन आलोक मेहता जी की सुन लें। एक जी आलोक मेहता जी, जोड़ देता हूं। गोरखपुर में, उसके बाद गोरखपुर में क्षेत्रीय दल, एक सेकंड अमीर जी एक सेकंड, आलोक जी की बात सुन लें, उसके बाद आते हैं। जी आलोक जी, देखिए सैद्धांत ये ठीक है, जो चुनाव जीते हैं उसके उस पर बहस अभी नहीं कर रहे, बहुत हो चुकी। मैं खाली जो क्षेत्रीय दल ये जब कह रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी मायावती बहन जी किस तरह से बीजेपी के कंधों पर लड़ करके आई थी कि नहीं, ये भूल रहे हैं आप। ऐसे कितने ही दल जो क्षेत्रीय दल हैं, कल तक श्री चंद्रबाबू नायडू उनके बारे में कभी कोई कल्पना नहीं करता था कि किस तरह से वो बीजेपी का पूरा साथ दिया उन्होंने पिछले 4-5 साल, और उसके बाद अब वो बाहर हो गए। तो ये कहना कि क्षेत्रीय दल कभी साथ नहीं रहे, कई क्षेत्रीय दल हमेशा बीजेपी को जब जरूरत हुई या बीजेपी ने उनका सहारा लिया, लेकिन उन सब लोगों ने साथ दिया। कई बार तो यहाँ तक कि विद ऑल रिगार्ड्स शरद पवार जी को कहा जाता था कि वो कई बार मदद करते हैं। पिछले चुनाव में भी वो कुछ तरह से अप्रत्यक्ष रूप से चाहे हो, उनको यदि लगता है कि कुछ काम ये ठीक है तो उनके साथ जुड़ के काम किया। तो ये कहना कि क्षेत्रीय दल साथ नहीं थे, क्षेत्रीय दल ने हमेशा बीजेपी का भी साथ दिया है, कांग्रेस का भी दिया है, वो समय के साथ वो बदलते रहे हैं। कांग्रेस की नीतियों की गलतियों से आज बीजेपी नरेंद्र मोदी जी इस रूप में सामने है। गुजरात ठीक है, जो ठीक है अमित जी, जो आप सवाल उठा रहे हैं मैं उसी पे, ये तो मैं सहमत हूँ, यही मैं भी कह रहा हूँ। तो मेरा ख्याल है आप दोनों एक ही बात कह रहे हैं। इसमें आप दोनों में क्यों विवाद हो रहा है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। मैं चरण सिंह सापरा जी के पास जाना चाहता हूँ। सापरा साहब, भारतीय जनता पार्टी इस वक्त एक बात मैं कहना, जी गोपाल जी क्विक, लेकिन हाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि यह जो नरेशन चलाना चाहते हैं अपोजिशन वाले कि भाजपा और आरएसएस अछूत है, यह बिल्कुल अब इस बात का कोई महत्व नहीं रह गया, वो अछूत नहीं रह गई। लेकिन ये नरेशन आज कहाँ चल रहा है गोपाल जी? सबसे ज्यादा लोग तो आपसे हाथ मिला के बैठे हैं, फिर ये नरेशन कहाँ रह गया? ये जो वही तो ये चलाना चाह रहे हैं ना। अभी समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस यही कह रहा है कि भाजपा और आरएसएस की आइडियोलॉजी अछूत है, यह गलत है, इसमें कहाँ तथ्य है? तो जब बेसिक प्रीमाइस इनका गलत है तो आगे इस पे कहाँ मकान बना रहे हैं? ख्याली पुलाव है वो। तो आज अछूत नहीं है, आज दलित विरोधी है आरएसएस की विचारधारा, पिछड़ा विरोधी है, अछूत का है, महिला विरोधी है। आरएसएस का विरोध तो जिंदगी भर। तो इसका मतलब आप प्रजातंत्र में विश्वास नहीं रखते क्या? दो संविधान मानोगे तो हम आपका विरोध जीत हार को विचारधारा के एक्सेप्टेंस से मत जोड़िए। अंबेडकर को नहीं मानते हो आप, जो कह रहे हो लोहिया को नहीं मानते हो आप। अगर आप जिस विचारधारा को खराब कह रहे हो उसको जनता स्वीकार कर रही है, तो आप अपने आप को अकेला समझिए। जी अच्छा, अब मैं इस बात को आगे बढ़ाऊं क्योंकि ये हम देखिए ये चलता रहेगा। देश के लोग भोले भाले हैं, उनको आप फंसा सकते हो, मूर्ख नहीं है। नहीं, लेकिन अमित जी इस देश के लोग इतने भोले भाले भी नहीं हैं। उन्होंने कई बार सरकारों को जमीन पे लाके दिखाया है कि वो इतने भोले भाले नहीं हैं कि उन्हें कोई बेवकूफ बना के ले जाए। चरण सिंह सापरा साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। ये बात आप भी कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी भी कह रही है, सबका कहना है कि साहब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से मुकाबला करना बहुत जरूरी है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि वो ये संकल्प लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विरोधी वोटों का विभाजन नहीं होने देंगे। फिर इस वक्त जो परिस्थिति है अलग अलग राज्यों में, उत्तर प्रदेश में इस बात में कोई शक है कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी सबसे मजबूत पार्टियां हैं। अगर वो मिलकर लड़ रहे थे और आप उनके साथ सहयोग भाव में होते तो वहां विभाजन नहीं होता। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी नाराज घूम रही हैं, वो कह रही हैं कि राहुल तो बच्चा है, कुछ कह दिया जाने दो। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी 45 दलों का गठबंधन बनाकर चल रही है, जहां देखिए उस राज्य में जाकर वो सर झुका रहे हैं, अपनी कुछ सीटें छोड़ रहे हैं, सहयोगी को ज्यादा दे रहे हैं और ये इंश्योर कर रहे हैं कि जो उनके साथ आने वाले लोग हैं वो छटक कर दाएं बाएं न चले जाएं। क्या यहां इस वक्त जब एक तरह का सहमति बनाने की जरूरत है, अपने सहयोगी विचार बढ़ाने की जरूरत है, तो कांग्रेस इस गणित में कमजोर साबित नहीं हो रही है?
नहीं आलोक जी, देखिए कांग्रेस ने बिल्कुल पूरा प्रयास किया है, हर राज्य के अंदर एक अच्छा गठबंधन बनाने का प्रयास किया है और अनेक जगहों पर प्रयास सफल भी हुआ है। तमिलनाडु में सफल हुआ, केरला में सफल हुआ, महाराष्ट्र में सफल हुआ, बिहार में सफल हुआ, झारखंड में सफल हुआ, अनेक राज्यों में यह सफल हुआ है। तो आप इस तरह से नहीं कह सकते कि कांग्रेस पार्टी ने कोई गैर जिम्मेदाराना चीजें यहां पर की है। हां, कहीं कहीं पर राज्यों की ऐसी कंपल्शन है, वहां की परिस्थितियां ऐसी हैं कि वहां पर प्री पोल अलायंस नहीं हो सकता है, तो वहां पर पोस्ट पोल अलायंस होगा, जिसका जीतता जाता उदाहरण हमारे पास कर्नाटका है। कर्नाटका में हम जेडीएस के सामने लड़े थे, लेकिन फिर सिचुएशन ऐसी आई कि सरकार साथ में बनी है। तो वो चीजें आने वाले दिन में आप वो बदलाव भी देखेंगे। जहां तक बात हो रही थी, मैं दो चीजों का उत्तर देना चाहूंगा। एक तो नरेशन की बात अभी गोपाल अग्रवाल जी कर रहे थे कि कांग्रेस इस तरह का नैरेटिव बनाना चाहती है। देखिए, कांग्रेस पार्टी वो नैरेटिव नहीं बनाना चाहती जो आपने कहा। कांग्रेस पार्टी ये बताना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी, एक तो पूरे देश से आपने झूठ बोला है, ये झूठ, लूट, व्यय और भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लड़ाई है। और जब आप एक्सपोज होते हैं, जब आपने काम नहीं किए हैं, आज नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, महिला परेशान है, छोटा उद्योगपति परेशान है, छोटा कामगार परेशान है, सब परेशान है, तो आप लोगों की दिशा भूल करते हो, ध्यान भटकाते हो। लोगों के पेट खाली है, आप योगा कराते हो। लोगों की जेब खाली है, आप जनधन अकाउंट खुलवाते हो। रहने को छत नहीं, आप शौचालय बनवाते हो। दिमाग में जातिवाद की गंदगी है, आप स्वच्छ भारत अभियान कराते हो। आपकी सत्ता में आटा जो है वो महंगा हुआ है और डाटा सस्ता हुआ है, ये वास्तविक परिस्थिति है। तो ये कांग्रेस पार्टी जनता के बीच लेकर के जा रही है कि आज आपकी अगर इकोनॉमी की हम बात करें, आप थोड़ी देर पहले इकोनॉमी की भी बात कर रहे थे, तो क्रेडिट ग्रोथ जो है वो ऑल टाइम लो है, हमारा एनपीए जो है वो ऑल टाइम हाई है, हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है वो बढ़ चुका है, हमारी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही है। तो ये तमाम सारी सिचुएशन जो है जिसने इकोनॉमी को भी डिस्टर्ब किया हुआ है। फिर आपने बात की व्यक्ति चेहरे की भी बात की आपने, तो ये मैं आपको बता दूं कि ये प्रेसिडेंशियल टाइप, मुझे 10 सेकंड और, मुझे ये प्रेसिडेंशियल टाइप चुनाव नहीं है। और 2004 में भी ऐसा चुनाव हुआ था जब भारतीय जनता पार्टी का चेहरा था अटल बिहारी वाजपेयी थे, नरेंद्र मोदी से बड़ा चेहरा था, और इसी तरह की बातें और इसी तरह की चीजें सब भारतीय जनता पार्टी शाइनिंग इंडिया वगैरह कर रही थी। नतीजा क्या हुआ कि विपक्ष इकट्ठा नहीं दिख रहा था, तो भी विपक्ष की सीटें आई और हमने सरकार बनाई। 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अच्छी तरह से सरकार चलाई। वही काम 3 राज्यों में भी हुआ। आपके पास राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में चेहरे थे, हमने कोई चेहरा ऐलान नहीं किया था, लेकिन जनता ने चुना हमको। क्यों चुना? क्योंकि जनता आज परेशान है। जनता के मूल मुद्दों से आप जनता को भटकाते हो। जनता बेरोजगार है, आप उनको दूसरे सपने दिखाते हो। जनता के जो मूल मुद्दे हैं उससे भटका करके आप, जी, अब समय कम है साबरा साहब, मैं इसका जवाब ले लूं एक बार। क्विक, गोपाल जी एक छोटा सा जवाब। देखिए, अर्थव्यवस्था के ऊपर 5 साल के रिपोर्ट कार्ड पे हम चल रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था के जो सप्रा साहब ने आंकड़े बताए वो बिल्कुल पूरी तरह से नकारा है। पहली बात है कि सबसे बड़ी महंगाई दर होती है आम जनता को इफेक्ट करने वाली। मैं मानता हूं कि आम जनता को चाहिए रोटी, कपड़ा, मकान। नहीं, सुनिए मेरी, मैंने आपको सुना सप्रा साहब, मैंने आपको स्पष्ट रूप से सुना है। अच्छा, आप एक बात बताएं। चलिए, अरे सप्रा साहब प्लीज, आप दूसरे को नहीं बोलने दे रहे हैं, ये बहुत मुश्किल हो रही है। सप्रा साहब मुझे, भाई सप्रा साहब प्लीज। नहीं, मैं तो बिल्कुल, मैंने बोलने दिया। सप्रा जी प्लीज, फिर मुझे ऑडियो बंद करना पड़ेगा प्लीज। कैसे प्रवक्ता? हाँ गोपाल जी, ये बताइए, क्या हमको कोई व्हाइट पेपर मिलेगा सरकार की तरफ से कि पिछले 5 सालों में क्या हुआ, क्या उपलब्धियां आई, जिसमें डेटा हो? आलोक जी, व्हाइट पेपर क्या, हमने स्पष्ट रूप से पब्लिक डोमेन में हर चीज डाली है। आज इन्फ्लेशन हमारा 3% से नीचे है। जीडीपी ग्रोथ रेट 7.6%, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी वर्ल्ड में है। हम फ्रेजाइल 5 से आज 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं। विश्व की 10 सबसे तेज रिफॉर्म करने वाली कंट्रीज में आज भारत का नाम है। एफडीआई सबसे ज्यादा तेजी से हो रहा है। अब फिस्कल डेफिसिट, नहीं एक मिनट छपरा साहब, मुझे बोलने दीजिए। फिस्कल डेफिसिट जो जनता को सबसे ज्यादा दिक्कत करता है
वह आज हमारे पास वो फिस्कल डेफिसिट 3.5 से नीचे है। अच्छा, मैं एक छोटा सा क्विक कमेंट अमीर जमई का लूंगा। अमीर जमई साहब, सर समय कम है, बिल्कुल नहीं बचा है। अमीर जमई एक छोटा कमेंट, उसके बाद अभय दुबे। ये आलोक जी पूछ लीजिए एक सवाल, एक छोटा सा सवाल है जी। आज गोपाल जी सिर्फ ये बताएं कि क्या प्रधानमंत्री जी जब यूपी आएंगे 2014 के जो वादे थे वो गिनवाएंगे? नोटबंदी के फायदे गिनवाओगे? जीएसटी के फायदे गिनवाओगे? किसानों की आत्महत्या क्यों आई, पूरे देश को जवाब दोगे? 34 करोड़। देखिए, ये जो वादे और इनका हिसाब है, इन पर हम एक अलग कार्यक्रम करेंगे, क्योंकि ये इस वक्त हो नहीं पाएगा, समय बिल्कुल बचा नहीं है। मुझे अभय दुबे के पास जाने दीजिए, वो एक कमेंट करना चाह रहे हैं। अभय दुबे जी। प्रधानमंत्री मोदी जी के अंदर ये हिम्मत होगी वो देश के नागरिकों को? आलोक जी, अभय दुबे जी, जब 23 मई को नतीजे आएंगे तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 73 सीटें नहीं जीतेगी, इस बात की गारंटी है। लेकिन अगर उसका नुकसान 50 सीट से कम हुआ, तो उसकी जिम्मेदारी कांग्रेस और प्रियंका गांधी की होगी। आप कह रहे हैं कांग्रेस और प्रियंका गांधी उसके लिए जिम्मेदार होंगे। राघवेंद्र दुबे, आपको क्या लग रहा है, कितना नुकसान हो जाएगा? जिम्मेदार होंगी। मेरा मानना यह है कि कांग्रेस और प्रियंका गांधी की यूपी में जो राजनीति है, उस राजनीति की वजह से भाजपा कम से कम जितनी सीटें उसे जीतनी चाहिए, उससे 25 से 30 सीटें ज्यादा जीत सकती है। अपना काम करना बंद कर दे, इसका मतलब ये है। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इसका मतलब ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी अपना काम करना बंद कर दे? ये एक सवाल है, बिल्कुल लॉजिकल जेन्युइन सवाल है। राघवेंद्र दुबे जी, आप ये बताइए कि कितना नुकसान फायदा किसको देख रहे हैं आप उत्तर प्रदेश में? राघवेंद्र दुबे जी को मेरा ख्याल है मेरी आवाज जा नहीं रही है अब। हाँ, जा रही है जी। तो मैंने आपसे पूछा कितना नुकसान दिख रहा है आपको उत्तर प्रदेश में? बीजेपी को जी, मतलब मैं ये बताऊं आपको कि कितना मैंने आकलन किया है, कितनी सीट किसकी आ सकती है? जी जी, यही जानना चाहते हैं? जी हाँ। मुझे तो लगता है कि महागठबंधन 50 सीटों तक पहुंचेगा। महागठबंधन 50 सीटों तक पहुंचेगा प्रियंका गांधी के दौरे के बाद भी? हाँ, वो पहुंचेगा। कांग्रेस 6-7 सीटों तक रहेगी। तो इसमें तो भारतीय जनता पार्टी को, आपके हिसाब से तो भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान होने जा रहा है जी। आपके गणित से चलें तो भारतीय जनता पार्टी का भारी नुकसान। तो अब समय खत्म हो गया, इसलिए मुझे अब यहाँ रोकना पड़ेगा आपके इस बयान पर। इस पे हम आगे जब यूपी पे डिटेल चर्चा करेंगे तो ये बात और करेंगे। अब समय बचा नहीं है। सवाल क्या इस चुनाव में प्रियंका फैक्टर बीजेपी को परेशान करेगा? 74% जवाब आया है कि नहीं करेगा। जो दर्शक हैं हमारे, जरूरी नहीं कि सारे दर्शक उत्तर प्रदेश के हों, बाहर के भी हैं, और 26% को लगता है कि ये परेशान करेगा। यहां पर मैं आपको 4 लाइनें अबुल मुजाहिद जाहिद की सुनाता हूं, और ये प्रियंका गांधी से जुड़ी हुई नहीं हैं, ये पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई हैं, राजनीति से जुड़ी हुई हैं। जो लोग राजनीति में वादे कर रहे हैं जनता के सामने, उनके लिए हैं। नई शहर के हसीन सूरज, तुझे गरीबों से वास्ता क्या, जहां उजाला है सीमो जर का, वहीं तेरी रोशनी मिलेगी। सीमो जर मतलब सोने चांदी, जहां सोने चांदी का उजाला है वहां तेरी रोशनी मिलेगी, गरीबों से तुझे क्या वास्ता है। ये आम वोटर पॉलिटिक्स की तरफ देखता है तो ये उसकी भावना है, ये किसी एक पार्टी के लिए नहीं है। आवाज़ अड्डा में आज इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और एक छोटे से ब्रेक के बाद अब की बार सबूत वर्सेस सपूत, अमीश देवगन के साथ देखिए टक्कर।